ऑटिज़म बेसिकली एक न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है जिसकी सिम्टम्स हमें अर्ली ईयर्स में बच्चों में नज़र आना शुरू हो जाती हैं. स्पेशली जहाँ पे आगाही के हवाले से बात की जाती है तो बहुत सारे लोग इसको इग्नोर कर देते हैं और इसके बारे में बात ही नहीं करते. वही जो आपने पहले भी बात की कि आम तौर पर लोग इसको पागलपन में कैटेगराइज करते हैं. तो इस वजह से हमारे माशरे में इस हवाले से बहुत सारे इश्यूज़ डेवलप होते हैं जहाँ पे बच्चा किसी भी तरह से कम्युनिकेट नहीं करता, अंडरस्टैंडिंग नहीं है और किसी से घुलना मिलना पसंद नहीं करता, और इसी वजह से पेरेंट्स को बहुत सारे इश्यूज़ का सामना करना पड़ता है. बिल्कुल सही बात है. तो यानी कि ये जैसा कि अभी मैंने स्टार्टिंग में थोड़ा सा बताया कि न्यूरो डेवलपमेंट डिसऑर्डर, तो वाकई यानी कि पैदाइशी तौर पे ये प्रॉब्लम होता है या कि बाद में सामने आता है? किस उम्र में यानी कि हमें पता चल जाता है कि हाँ ये बच्चा जो है वाकई ऑटिज्म का शिकार है या कि इसको ऑटिज्म है? ऑटिज्म की कई सिम्टम्स तो हमें 2 इयर्स की एज से पहले नज़र आना शुरू हो जाती हैं, जिनमें स्पेशली बच्चों का आई कॉन्टैक्ट नहीं है, सोशल स्माइल नहीं है, और कई केसेस में बच्चों की हाइपर एक्टिविटी जो बहुत ज़्यादा मेजर बड़ी सिम्टम है ऑटिज्म के केस में. आमतौर पर इसे 3 इयर्स की एज में डायग्नोज किया जाता है, लेबल किया जाता है कि इस बच्चे में ऑटिज्म है. लेकिन बिफोर द एज ऑफ 3 इयर्स हमें बहुत सारी इसकी सिम्टम्स नज़र आती हैं. स्पेशली बच्चों की जो कम्युनिकेशन है, मीन्स जो बच्चा वर्बल कम्युनिकेट नहीं कर रहा, वो अपनी किसी भी तरह से एक्सप्रेस आउट नहीं कर सकता कि उसकी क्या फीलिंग्स हैं, उसकी क्या डिमांड है, क्या ज़रूरत है. पेरेंट्स को सबसे बड़ा ये इशू है कि बच्चा ना उनकी बात समझ पा रहा है और ना ही अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर सकता है. बिल्कुल सही. जैसा कि अभी देखते हैं, हम ऑब्जर्व करते हैं, तो अगर घर में देखा जाए तो वही बच्चा बिल्कुल नॉर्मल होता है और माँ बाप से आई कांटेक्ट करता है, लेकिन जब वो बाहर होता है अपने स्कूल में या कॉलेज लेवल पे होता है तो उस टाइम ये होता है कि वो आई कांटेक्ट नहीं करता. तो व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दिस? उसमें लैक ऑफ सोशलाइजेशन है. वो एक टिपिकल बाउंड्री में हाउस बाउंड है, अपने बच्चों में अपनी फैमिली के साथ बड़ा अच्छा सा मैनेज कर लेता है, लेकिन जहाँ पे गैदरिंग है तो वो लोगों को आई कांटेक्ट नहीं कर पाता, किसी से घुलता मिलता नहीं. सबसे बड़ा इशू है कि वो लोगों को फेस नहीं कर पाता. उसकी अपनी एक छोटी वर्ल्ड है जिसके अंदर बस वो स्पेसिफिक चीज़ों के साथ फिक्स है और उन्हीं के साथ उसका इंटरेस्ट डेवलप होता है. सही. यानी कि उसने अपना एक हल्का सा बना लिया है और वो उसी में रहता है, वो बाउंड्री सेट कर लेता है. सही. तो जाहिर सी बात है कि अगर एक पर्सन, अगर कोई मरीज़ इस तरह का होता है तो वो डेफिनेटली सोशलाइज तो हो ही नहीं सकता. अब सबसे ज़्यादा बड़ा प्रॉब्लम यही होता है माशरे में, कि आप भी जानती हैं, आप डील करती हैं, कि प्रॉब्लम यही होती है, वालिदैन देखते हैं कि हमारा बच्चा जो है वो कोई अगर अजनबी आता है घर में या कोई गेस्ट आता है तो बच्चा बिल्कुल कोने में छुप जाता है, वो मिलता नहीं है, या ये कि वो अपनी ही रूम में चला जाता है. कुछ इस किस्म की कंडीशन होती है. तो ये वाकई जो है वो मसला तो दरपेश होता है इस किस्म का. इन चीज़ों को क्या वाकई दूर किया जा सकता है? कई केसेस में तो बच्चों के ये सारे इश्यूज रिजॉल्व हो जाते हैं, लेकिन कई केसेस जहाँ पे लेवल 3 है बच्चों में, उनको हम मैनेज कर सकते हैं, 100% ट्रीट नहीं कर सकते. मींस ये डिपेंड करता है केस पे, सिम्टम्स पे. जितना जल्दी, जितना अर्ली ईयर्स में उसको डायग्नोज के बाद उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट किया जाता है, उतनी अच्छी उसमें रिकवरी आती है. लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम उनका रिकवरी ग्राफ लो हो जाता है, जिसकी वजह से फिर बहुत सारे फर्दर इशूज़ होते हैं. फिर वहाँ पर हम ये आता है एज जहाँ पे बच्चों में प्यूबर्टी आती है. सबसे बड़ा इशू तब है कि बच्चों को प्यूबर्टी के हार्मोन्स चेंजेस आई हैं और बच्चों को अंडरस्टैंडिंग नहीं है, तो फिर इस हवाले से ज़्यादा इश्यूज डेवलप होते हैं. तो फिर वहाँ पे उस लेवल पे हमें मैनेज कर सकते हैं, लेकिन 100% वो ट्रीटेबल नहीं है. ठीक हो गया. अच्छा डॉक्टर साहब, आपसे मज़ीद हम इस बारे में बात करते हैं. दोबारा आपको मैं ज्वाइन करती हूँ. हमारे साथ हमारी माहिर नफ्सियात मौजूद हैं नाजरीन, और ये क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं डॉक्टर मरवा ताहिर हमारे साथ हैं. हम इनसे बात करेंगे OCD के हवाले से कि OCD एक प्रॉब्लम है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर के तौर पे हम इसे जानते हैं, एक वसवसे के तौर पे जानते हैं. पेशेंट में एक वसवसा सा बन जाता है, लेकिन आम वसवसा और OCD ये क्या चीज़ है और क्या इसमें कोई फ़र्क है, हम जानना चाहेंगे. डॉक्टर मरवा, आपसे आपको वेलकम कहते हैं अपने प्रोग्राम में. सबसे पहले तो ये कि OCD के हवाले से बहुत लोगों को शायद ये गलत फहमी है, वो मैं थोड़ी सी दूर कर दूँ. और वो ये कि सिर्फ खास होना या बार बार कोई काम करना OCD है. ठीक है. OCD में ऑब्सेशन में बहुत सी ऐसी चीज़ें आ जाती हैं, बहुत सी ऐसी बातें आ जाती हैं जिनको शायद शुरू में लोग इग्नोर कर सकते हैं. और इनमें आपके बहुत से बिहेवियर्स होते हैं. आपको अगर कोई डर्ट का प्रॉब्लम है या दरवाज़ा बार बार खोलना बंद करना, ये OCD के खिलाफ है. लेकिन जो वसवसे और वहम है, इसके पीछे से बैक की अगर किसी की कोई हिस्ट्री है, जैसे कोई स्ट्रेस है, कोई एंग्जाइटी है, उसकी वजह से भी OCD होने के चांसेस होते हैं, कम से कम 99%. ठीक. अच्छा डॉक्टर मरवा, हम ये देखते हैं कि मैं देख रही थी रिसर्च में भी कि 2% जो लोग हैं वो OCD का शिकार होते हैं, और ये एक ज़हनी हालत है. तो ये आम वसवसे से कैसे मुख्तलिफ है, इसको थोड़ा सा बताइएगा.
بالकुल, आम वस्तुओं से ये इसलिए मुख्तलिफ है कि जो आम वहम होते हैं, आम जो आपको किसी स्ट्रेस या डिप्रेशन की वजह से अगर आपको कोई वसवसा या कोई वहम हुए, तो वो अलग चीज़ है। लेकिन ओसीडी के ऊपर ये है कि ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, यानी कोई ऐसा काम जिसको आपको आदत पड़ जाए और आप उसको अपने ऊपर लाजिम कर लें, उसको ओसीडी कहते हैं। जो आम वस्तु से होते हैं वो आपको किसी स्ट्रेस की वजह से आपको हो रहा है, किसी टेंशन की वजह से हो रहा है, वो कुछ देर होगा खत्म हो जाएगा। मगर जो ओसीडी के वसवसे होते हैं ये परमानेंट रहते हैं। जो आम वसवसा होता है वो कभी एक दफ़ा आता है, 2 दफ़ा आता है, 3 दफ़ा आता है, शायद कुछ देर के बाद चला भी जाता है। बट जो ओसीडी के वसवसे होते हैं ये परमानेंट होती है और ये बगैर इलाज के नहीं जाते। ठीक हो गया। बहुत ही बेहतरीन आपने बात बताई और इसको बिल्कुल कॉमन वर्ड्स में मैं नाजरीन के लिए बताना चाहूँगी कि ओसीडी के हवाले से हमारी डॉक्टर साहबा ने बताया कि ये जो होता है कि बार बार मुस्तकिल तौर पर कोई ये वसवसा का ख्याल रहना और वो ऐसे हावी हो जाना कि जब तक पेशेंट वो काम कर ना ले तो उसकी जान नहीं छूटती इससे, तो ये कुछ इस किस्म की चीज़ होती है ओसीडी। और आम वसवसा तो जो है आता है चला जाता है और सभी को ज़िंदगी में कभी ना कभी कोई वसवसा आ ही जाता है। अब देखिए उसकी एक कॉमन एग्जांपल आपको देना चाहूँगी और फिर हम आगे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। नाज़रीन, आपने देखा होगा कि हर किसी को फ़िक्र और परेशानी और वसवसे की कंडीशन कभी ना कभी होती है। जैसा कि हम लोग सोने से पहले बहुत सारी चीज़ें चेक करते हैं कि लॉक लगा हुआ है या नहीं, गैस का जो कनेक्शन है वो बंद है या नहीं है, लेकिन ओसीडी के पेशेंट के लिए ये चीज़ बहुत ही प्रॉब्लमेटिक हो जाती है। और वो क्या करता है कि एक बार वो अगर ये काम कर आया, चेक कर आया है, वो दोबारा यही चीज़ करता है, रेपिटेटिवली बार बार देखता है जाके, उसको दोबारा ख्याल आता है कहीं मैंने गैस का जो है वो कनेक्शन बंद तो नहीं किया था, ये वो चल तो नहीं रहा। दोबारा से वो देखेगा, एक बार कर आएगा, फिर जाएगा करेगा, फिर किसी तीसरे पर्सन से वो पता करवाएगा कि ये चीज़ ऐसे तो नहीं। तो ये वाकई बड़ी तकलीफ़ दे हालत होती है कि एक पेशेंट मुस्तकिल तौर पर एक इज़्तिराबी कैफियत में होता है, बेचैनी की कैफियत रहती है और वो चैन में नहीं होता। तो ये कंडीशन जो है ओसीडी का प्रॉब्लम है और हमारी होम्योपैथी इसको बहुत ही अच्छे तौर पे डील करती है। यहाँ से हम बात करते हैं अपनी डॉक्टर साहबा से। डॉक्टर साहबा, ओसीडी के हवाले से जैसे अभी आपने सुना, तो हमारी होम्योपैथी में इसका कोई ट्रीटमेंट मौजूद है? डेफिनेटली न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स के केस में होम्योपैथी बहुत इफेक्टिव है। ये टोटली डिपेंड करती है सिम्टम्स पे। स्पेशली सबसे पहले ज़रूरी है ये जानने की ये सिम्टम किस टाइम पे और किस वजह से डेवलप हुई। कई केसेस ऐसे हैं जहाँ पे हम डायग्नोज कर सकते हैं और बहुत इजीली कि जब भी डेवलप हुई है उसके अकॉर्डिंग मेडिसिन दी जाती है। और बच्चों में या पेरेंट्स में, समटाइम्स किसी भी एडल्ट में अगर ये सिम्टम्स आई हैं तो बड़े शॉर्ट टाइम पे इसकी रिकवरी नज़र आती है। बिल्कुल वही बात आपकी मैं एग्री करूँगी कि हम लोग जब डील करते हैं तो पेशेंट को भी ये रिकमेंड करते हैं कि अर्ली टाइम में अगर आप कांटेक्ट करते हैं डॉक्टर के साथ, अपने किसी काबिल डॉक्टर के साथ, मुस्तनीद डॉक्टर के साथ, तो डेफिनेटली आपकी रेशो जो क्योरेटिव हैं वो बढ़ जाते हैं और पेशेंट जल्दी क्योर कर जाता है। अच्छा डॉक्टर मरवा, आप बात कर रही थी ओसीडी के हवाले से, तो इसमें आपने जिक्र किया सफाई सुथराई के हवाले से। तो वाकई एक सिम्टम बहुत ज़्यादा देखने में आती है कि पेशेंट जो है बार बार हाथ धोने का करता है सिलसिला, और हमारी होम्योपैथिक में इसका पर्टिकुलर मेडिसिन भी मौजूद है, हम बात करेंगे इसके हवाले से। तो ये सफाई सुथराई से ही रिलेटेड है प्रॉब्लम या कि जर्म से भी इसका कोई ताल्लुक है? कुछ बताइएगा। बिल्कुल, इसका सिर्फ सफाई सुथराई से रिलेटेड नहीं है, यही मैं क्लियर कर दूं कि बहुत लोगों को सिर्फ पता है कि शायद सिर्फ बार बार हाथ धोना ही होती है, या किसी चीज को लॉक को देखना या कोई दरवाजा बंद है उसको बार बार देखना होती है, सिर्फ ये नहीं है। ओसीडी के जो आपके जो परमानेंट चेंजेस हैं, जो परमानेंट इफेक्ट है वो ये कि आपको कोई एक ऑब्सेशन, कोई एक ख्याल जो आपके माइंड में ऑब्सेस हो जाए, परमानेंटली बैठ जाए और हो जाएगा। और रही बात आपका सवाल कि आपने जो जंक का पूछा है, इसका सिर्फ जंक से ताल्लुक नहीं है कि फॉर एग्जाम्पल जैसे कोरोना आया था कुछ साल पहले, तो कोरोना में मेरे पेशेंट्स थे उनमें 99% पेशेंट्स बड़े थे ओसीडी के। उसकी सबसे बड़ी रीजन ये थी कि कोरोना में बार बार आपको सफाई का ख्याल रखना था। तो जो ओसीडी के ख्यालात होते हैं, जो ऑब्सेशन के ख्यालात होते हैं, उसके अंदर सिर्फ आपका जंक का ताल्लुक नहीं है, सिर्फ आपका हाथ धोने से ताल्लुक नहीं है। बार बार आप लॉक चेक करते हैं, आपके डॉक्यूमेंट्स की फाइल अगर कहीं आपने कहीं रखी है तो आपको लगेगा कि शायद आपने वो बैग में नहीं रखी। आपने अगर ट्रैवल करने जाना है तो आपको लगेगा शायद आपने अपनी कुछ चीजें कंप्लीट नहीं की। ये भी वो ओसीडी के ऑब्सेशन है और इसका सिर्फ सफाई से या जंक से ताल्लुक नहीं है, हाथ धोने से ताल्लुक नहीं है। हाँ, इसको डिफाइन किया जाता है आसान लफ्जों में, मगर कोई भी काम, कोई भी बहन जिसको आपको लगे कि ये आपसे प्रॉपर्ली नहीं हो पा रहा या आपको ख्याल आए कि शायद ये अधूरा रह गया, शायद ये नामुकम्मल है, उसको ओसीडी कहते हैं।